अलग अलग तौर पर बांग्लादेश, लाओस और नेपाल के वरिष्ठ अधिकारियों से भी भेंट की। उधर इस साल के पहले 5 महीनों में चीन के क्षेत्रीय विदेशी व्यापार में लगातार सुधार जारी रहा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उत्पादों में साल दर साल 50% से ज्यादा का इजाफा देखा गया है। सीमा शुल्क प्रशासन द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस साल के पहले 5 महीनों में क्वांटम, हांगकांग, मकाओ, ग्रेटर बे एरिया में 18.8% की उच्च वृद्धि दर्ज की गई, जिसके पीछे उच्च स्तरीय विनिर्माण और खरबों युआन के औद्योगिक समूहों का समर्थन हासिल है। इस साल चीन के क्वांगटोंग प्रांत के तुंगक्वान शहर ने 16 करोड़ युआन से अधिक मूल्य के औद्योगिक रोबोटों का निर्यात किया है, जिनके निर्यात बाजार दुनिया के 60 से अधिक देशों तक विस्तारित हुए हैं। थाईलैंड, तुर्की, मैक्सिको जैसे उभरते बाजारों में निर्यात में दोगुना इजाफा देखा गया है। उत्पादों के प्रकारों में वेल्डिंग रोबोट, हैंडलिंग रोबोट, असेंबली रोबोट आदि शामिल हैं। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हरित और निम्न कार्बन परिवर्तन जैसे उद्योगों की मांग मजबूत है। इससे संबंधित उत्पादों के व्यापार में इजाफा हुआ है। चीन का निर्यात गति लगातार नए और बेहतर विकास की ओर अग्रसर है। सीमा शुल्क के ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस साल के पहले 5 महीनों में पेचिंग थिएंचिन हबे क्षेत्र के विदेश व्यापार के आयात निर्यात मूल्य में 14.4% का इजाफा हुआ है। विशेष तौर पर मई महीने से आयात और निर्यात दोनों ने मासिक ऐतिहासिक उच्च स्तर हासिल किया है। उधर चीनी राष्ट्रीय फिल्म प्रशासन के निर्देशन में चाइना मीडिया ग्रुप और शंघाई की नगर पालिका द्वारा आयोजित 28वां शंघाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव 12 जून को उद्घाटित हुआ, जो 21 जून तक चलेगा। वर्तमान फिल्म उत्सव में 125 देशों और क्षेत्रों के लगभग 4100 फिल्मों ने प्रतिस्पर्धा के लिए आवेदन किया है, जो एक नया रिकॉर्ड है। इनमें विश्व या अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर वाले फिल्मों का अनुपात 82% तक पहुंचा है। फिल्म उत्सव के दौरान 1600 से अधिक स्क्रीनिंग में 420 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय फिल्में दिखाई जाएंगी। जानकारी के अनुसार इस साल के फिल्म उत्सव में स्क्रीनिंग का समय बढ़ाया जाएगा, जो 12 से 28 जून तक होगा। इससे पहले सिर्फ 10 दिन होता था। इसके अलावा फिल्म उत्सव के समापन के बाद एक हफ्ते में पुरस्कार विजेता फिल्में और लोकप्रिय फिल्में फिर से दिखाई जाएंगी। उधर 11 जून को भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि 20 भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकर जलविल पर ओमान के पास समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ और सभी 20 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। ये हमले वहां तैनात अमेरिकी नौसेना की ओर से किए गए हैं। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 4 दिनों में ओमान के पास हमला होने वाला यह तीसरा जहाज है जिस पर भारतीय नाविक सवार थे। 11 जून को आयोजित एक सरकारी प्रेस वार्ता में हाल में बार बार हो रहे भारतीय नाविकों वाले तेल टैंकरों पर हमलों और उनमें 3 लोगों की मौत के मामले पर भारत ने अमेरिका से कड़ा विरोध जताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जैसा कि आपने देखा, पिछले कुछ दिनों में पश्चिम एशिया क्षेत्र में भारतीय नाविकों से जुड़ी कई घटनाएं हुई हैं। हम नाविक समुदाय की सुरक्षा और कल्याण को उच्च प्राथमिकता देते हैं। इस पर अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। 10 जून को हमने ओमान तट के पास हुए हमले की निंदा की है, जिसमें दुर्भाग्य से 3 भारतीय नागरिकों की जान चली गई। ये हमले वहां तैनात अमेरिकी नौसेना की ओर से किए गए थे। हमने अमेरिका के भारत में चार्ज अफेयर्स को तलब कर कड़ा प्रतिवाद जताया है। उधर 11 जून की दोपहर को मैक्सिको सिटी धूप से नहाई हुई थी। 2026 फीफा विश्व कप के उद्घाटन मैच में मैक्सिकन टीम ने अपने घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराकर विजयी शुरुआत की। यह विश्व कप के इतिहास में पहली बार है जिसमें 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पहली बार 3 देशों द्वारा संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी की जा रही है और मैक्सिको 1970 और 1986 के बाद तीसरी बार इस आयोजन की मेजबानी कर रहा है। मैक्सिको सिटी स्टेडियम, जिसे पहले एज़टेक स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, विश्व कप के उद्घाटन मैच की 3 बार मेजबानी करने वाला पहला स्टेडियम बन गया है। इस विश्व कप में मैक्सिको ग्रुप ए में दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और चेक गणराज्य के साथ है। मैदान पर मौजूद 80,824 दर्शकों की जय जयकार के बीच मेजबान देश ने सफल शुरुआत हासिल की। यह उल्लेखनीय है कि उद्घाटन मैच और समारोह में कई चीनी तत्वों को भी शामिल किया गया था। फीफा की घोषणा के मुताबिक उद्घाटन मैच के अलावा इस विश्व कप के कनाडाई और अमेरिकी जोन में होने वाले पहले मैचों में भी शुरुआती प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। रेडियो इंटरनेशनल है। आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम।
इंटरनेशनल है। श्रोता दोस्तों को आपकी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट का प्यार भरा नमस्कार। चीनी कहानी कार्यक्रम में आप सबका बेहद स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में प्रस्तुत है दर्शनीय स्थलों से जुड़ी कथा। दोस्तों, मैं आज आपको उत्तर चीन के शांसी प्रांत के चिंगसे मठ ले जाऊंगी और सुनाऊंगी इसके बारे में कहानी। उत्तर चीन के शांसी प्रांत की राजधानी थाईयुआन के उपनगर में स्थित चिंगसे मठ देश के प्रसिद्ध प्राचीन उद्यानों में से एक है। चिंगसे मठ थाईयुआन के दक्षिण उपनगर में खड़े श्वेनवंग पहाड़ की तलहटी में स्थित है, जहां से चिंगशुए नदी का पानी निकलता है। पहाड़ों और नदियों से घिरे मठ में करीब 100 भवन, महल, मंडप, मंच, पुल और कृत्रिम पहाड़ देखने को मिलते हैं। इस सुंदर रमणीक स्थान के बारे में बड़ी रोमांचक ऐतिहासिक कथा प्रचलित है। तो आइए सुनते हैं कथा। 1064 ईस्वी पूर्व में चीन के प्राचीन चोउ राजवंश के संस्थापक सम्राट चोउ ऊ वांग की शांग राजवंश का अंत करने के बाद दूसरे साल ही मृत्यु हो गई। उसका पुत्र चीसोंग राजा की गद्दी पर बैठा, जो चीन के इतिहास में चोउ छंग वांग कहलाता है। कहा जाता है कि चोउ छंग वांग जब राजा बना वह एक छोटा बच्चा था। चोउ राजवंश का प्रमुख मंत्री चोउ कोंग रोज उसे अपनी पीठ पर राजमहल ले जाता था और राज्य के मामलों का निपटारा करने में राजा छंग वांग की मदद करता था। राजा उम्र में बहुत छोटे होने की वजह से राज सत्ता की बागडोर चोउ कोंग के हाथों में थी। वह एक बड़ा वफादार मंत्री था। उसने राजा की मदद के लिए राज्य में हुए कई विद्रोह शांत किए और छोटे राजा को नेक शासक बनने के लिए शिक्षा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक दिन बालक सम्राट छंग वांग और उसका छोटा भाई शू यू दोनों राजमहल के पिछले आंगन में खेल रहे थे। उसने पेड़ का एक पत्ता पदाधिकारी सूचक तख्ते के आकार में काटकर अपने भाई शू यू को दिया और कहा, मैं तुमको एक जागीर दूंगा। खबर चोउ कोंग के पास पहुंची। कुछ दिन बाद चोउ कोंग ने चोउ छंग वांग से उचित समय निश्चित कर शू यू को जागीर प्रदान करने की आज्ञा देने का आग्रह किया। चोउ छंग वांग ने हंसते हुए कहा, मैं उसके साथ मजाक कर रहा था। लेकिन चोउ कोंग ने गंभीरता से कहा, राजा इस तरह की बातें नहीं कर सकता। उसकी बातें राजवंश का इतिहासकार कलमबंद करता है। मंत्री और अधिकारी उसका पालन करते हुए प्रसारित भी करते हैं। चोउ छंग वांग ने इस मामले को गंभीरता से लिया और थांग नाम की एक जागीर अपने छोटे भाई को भेंट कर दी। यह चीन के इतिहास में एक मशहूर कहानी बनी। तत्कालीन थांग जागीर आज के शांसी प्रांत की कीछंग काउंटी की जगह पर थी। बड़ा होने के बाद चोउ छंग वांग का छोटा भाई शू यू अपनी जागीर थांग पर राज करने लगा। उसने वहां खेती का विकास किया, सिंचाई संस्थापनों का निर्माण किया, जिसके चलते वहां की प्रजा सुख चैन से रहने लगी। शू यू के प्रशासन की लोगों ने बहुत सराहना की। उसके पुत्र शेफू ने वहां का सम्राट बनने के बाद जब देखा कि चिंगशुए नदी के पानी से सिंचित थांग की भूमि अच्छी तरह प्रजा को खिलाती है, तो उसने थांग का नाम बदलकर चिन रख दिया। इसके उपरांत शांसी प्रांत का नाम चिन पड़ गया। शू यू की स्मृति में चिन राज्य के लोगों ने चिंगशुए नदी के उद्गम स्थल पर एक मंदिर बनाया और उसका नाम रखा चिंगसे मठ, जो बाद में चिंगसे मठ के नाम से मशहूर हो गया। चिंगसे मठ के निर्माण का समय अब तक निश्चित नहीं हो पाया है। उसके बारे में सबसे पुराना ऐतिहासिक उल्लेख सन 466 से 572 के पेइवेई राजवंश में प्रकाशित नद पर्वत वृतांत में मिलता है। यदि चिंगसे मठ का इतिहास पेइवेई के समय से गिना जाए
तो भी वह 1500 साल से ज्यादा पुराना है। लंबे कालांतर में चिंत्स मठ का कई बार जीर्णोद्धार किया गया और विस्तार भी किया गया, जिससे उसके स्वरूप में व्यापक बदलाव आया। सन 646 में थांग राजवंश के दूसरे सम्राट लेशमिन ने चिंत्स मठ में एक मशहूर शिलालेख लिखा और उसका बड़े पैमाने पर पुनः निर्माण करने की आज्ञा दी। ईस्वी 11वीं शताब्दी में सोंग राजवंश के सम्राट ने शुई की मां ईचांग की याद में एक विशाल देवी मां का भवन बनवाया। इसके बाद देवी मां भवन को धुरी बनाकर चारों ओर कई वास्तु निर्माण किए गए, जिनमें जल दर्पण मंच, देवता मंच, स्वर्ण मानव मंच और अमृत तालाब मंडप जैसे विभिन्न कालों के निर्माण शामिल हैं। विभिन्न कालों में निर्मित निर्माण बड़े अनोखे रूप से एक दूसरे की शोभा बढ़ाते हैं। वे मंदिर के भवन और आंगन जैसे लगते हैं और राजमहल के भवन समूह भी समान दिखते हैं। चिंत्स मठ में विभिन्न ऐतिहासिक कालों के सुंदर वास्तु निर्माणों के अलावा चोउ राजवंश के देवदार के वृक्ष और स्वे राज्यकाल के चीड़ के वृक्ष उगे हैं। कहा जाता था कि चोउ राजवंश का देवदार के वृक्ष ईसा पूर्व 11वीं से 8वीं शताब्दी तक लगाए गए थे, जो देवी मां भवन के बाएं भाग में खड़े हैं। पेड़ जमीन से 40 डिग्री का कोण बनाए खड़े हैं, जो भवन को पूरी छाया देते हैं। चोउ राज्य के देवदार के वृक्ष अब तक 3000 साल पुराने हो गए हैं और स्वे राज्य के चीड़ के वृक्ष 1500 साल पुराने हैं। ये प्राचीन पेड़ आज भी हरे भरे और मजबूत नजर आते हैं। उनकी हरियाली और मठ में बलखाते बहते झरने के स्वच्छ पानी से अद्भुत सुंदर प्राकृतिक समा बन जाता है। चिंत्स मठ चीन का एक आकर्षक दर्शनीय स्थल बन चुका है। तो दोस्तों, अभी आपने सुनी उत्तर चीन के शांसी प्रांत के चिंत्स मठ के बारे में कहानी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी बेहद पसंद आई होगी। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं अब एक और कहानी। मैं आपको सुनाऊंगी कहावतों से जुड़ी एक कथा, जिसका शीर्षक है जमे हुए भात का टुकड़ा खाना। इसे चीनी भाषा में हुआ चौ ची कहा जाता है। इसमें हुआ का अर्थ है बांटना, जबकि चौ का मतलब है चावल की भाप, क का अर्थ है काटना और ची का अर्थ है नमकीन सब्जी। इस कहानी के नाम को संक्षिप्त में जमे हुए भात का टुकड़ा खाना कहा जाता है। यह कहानी प्राचीन चीन के प्रसिद्ध साहित्यकार फांचोंग यान के बारे में है। करीब 1000 वर्ष पहले चीन के सोंग राजवंश यानी ईस्वी 960 से 1127 तक के काल में फांचोंग यान का नाम राजनीतिज्ञ और साहित्यकार के रूप में बहुत प्रसिद्ध था। उसने चीन के इतिहास में असाधारण योगदान दिया। वह साहित्य और सैन्य कला में जबरदस्त योग्यता रखता था। इस महान व्यक्ति के बचपन में उसकी मेहनत और लगन से पढ़ाई करने की कहानी पूरे चीन में लोकप्रिय है। तो लीजिए सुनिए कहानी। फांचोंग यान 10वीं शताब्दी के सोंग राजवंश का एक व्यक्ति था। 3 वर्ष की आयु में उसके पिता की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। परिवार का जीवन अत्यंत मुश्किल हो गया। 15-16 साल की उम्र में उसने पढ़ने के लिए तत्कालीन मशहूर यिंगटियानफू विद्यालय में दाखिला लिया। विद्यालय में उसने अत्यंत मेहनत से पढ़ाई की। उसका जीवन बहुत मुश्किल था। अनाज खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे न होने के कारण वह रोज अपना भात खाता था।
रोज सुबह वह चावल का पतला भात पकाता था। जब भात ठंडा होकर जम जाता तो वह उसके 3 टुकड़े करता था। रोज 2 वक्त के भोजन के लिए एक एक टुकड़ा खाता था। तरकारी के लिए वह नमकीन सब्जी को महीन कण बनाकर खाता था। एक दिन जब पांचोंग यांग भोजन कर रहा था तो उसका एक दोस्त उससे मिलने आया। पांचोंग यांग का इतना खराब खाना देखकर दोस्त को उससे बड़ी हमदर्दी हुई। उसने पैसे निकालकर पांचोंग यांग को देना चाहा, लेकिन पांचोंग यांग ने बड़ी विनम्रता से पैसे लेने से इनकार कर दिया। लाचार होकर दोस्त ने दूसरे दिन खाने का तमाम सामान लाकर उसे दे दिया। इस बार पांचोंग यांग को स्वीकार करना पड़ा। कुछ दिन बाद दोस्त फिर उससे मिलने आया। वह यह देखकर हैरान हो गया कि पिछली बार उसने पांचोंग यांग को जो स्वादिष्ट खाना दिया था वह सब खराब हो गया था। उसमें से एक टुकड़ा भी पांचोंग यांग ने नहीं खाया। दोस्त ने नाराज होते हुए कहा, तुम तो बड़े अहंकारी हो, मेरा लाया हुआ कुछ भी नहीं खाया। दोस्त होने के नाते मुझे बड़ा दुख हो रहा है। पांचोंग यांग ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको गलतफहमी हुई है। असल में यह बात नहीं है कि मैं ऐसा खाना नहीं खाना चाहता। सच्चाई यह है कि मुझे खाने का साहस नहीं है। मुझे डर है कि मुर्गी मछली खाने के बाद फिर भात और नमकीन सब्जी कैसे खा पाऊंगा। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। पांचोंग यांग की इन बातों से दोस्त बहुत प्रभावित हुआ और उसका अधिक सम्मान करने लगा। एक बार किसी ने पांचोंग यांग से उसकी इच्छा पूछी तो उसने कहा, मैं या तो एक श्रेष्ठ चिकित्सक बनूंगा या योग्य वजीर बनूंगा। श्रेष्ठ चिकित्सक लोगों को बीमारी से मुक्त कर देता है और योग्य वजीर देश का अच्छी तरह संचालन कर सकता है। पांचोंग यांग की यह महत्वाकांक्षा आगे जाकर सही साबित हुई। बाद में वह सोंग राजवंश का प्रधानमंत्री बना और एक श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ साबित हुआ। अपने कार्यकाल में पांचोंग यांग ने देश को शक्तिशाली बनाने की कोशिश में शिक्षा के विकास तथा सरकारी संस्थानों के सुधार पर बल दिया और देश भर में विद्यालय खोलने, शिक्षकों को प्रशिक्षित करने तथा सुयोग्य लोगों को तैयार करने की भरसक कोशिश की। उसके द्वारा चुने गए सुयोग्य व्यक्ति राजनीतिज्ञ और साहित्यकार ओयांगशी, साहित्यकार चौ तुनयी तथा दार्शनिक चांग चाय चीन के इतिहास में बहुत मशहूर हैं। पांचोंग यांग श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ होने के साथ एक प्रसिद्ध साहित्यकार भी था। उसने कई अच्छी रचनाएं लिखी थी। उनकी रचनाओं में यथार्थ समाज की समस्याओं के समाधान पर महत्व दिया गया। उनकी यह सूक्ति आज भी चीन में उल्लेखित है, चिंता हो तो सर्वप्रथम सारी दुनिया की चिंता करो और खुशी हो तो पूरी दुनिया के बाद खुश हो। तो दोस्तों, अभी आपने सुनी जमे हुए भात का टुकड़ा खाना शीर्षक एक कहानी जो सुप्रसिद्ध चीनी साहित्यकार पांचोंग यांग के बारे में है। इसे चीनी भाषा में ख्वा चौ के ची कहा जाता है। इसमें ख्वा का अर्थ है बांटना, जबकि चौ का अर्थ है चावल का पतला भात, क का अर्थ है काटना और ची का अर्थ है नमकीन सब्जी। कुल मिलाकर कहा जाए तो ख्वा चौ के ची का मतलब है चावल के पतले भात को एक एक भाग में बांटना और नमकीन सब्जी को टुकड़ों में काटना। यहाँ हम इस कहानी को संक्षिप्त में जमे हुए भात का टुकड़ा खाना कहते हैं। तो आइए आप सुनते हैं आज की तीसरी नीति कथा। इसका नाम है युकोंग का पहाड़ हटाना। इसे चीनी भाषा में युकोंग ईशान कहा जाता है। इसमें युकोंग एक बूढ़े का नाम है और ई का अर्थ है स्थानांतरण करना। इस कहानी में ई का अर्थ है हटाना। चौथा शब्द शान है पहाड़ या पर्वत। तो आइए दोस्तों सुनते हैं यह कहानी।
कहा जाता है कि प्राचीन चीन में दो बड़े पहाड़ थे। एक का नाम था थाइहांग पर्वत और दूसरे का नाम वांगवू पर्वत। दोनों पहाड़ों की उत्तरी तलहटी में यूकोंग नाम का एक बुजुर्ग रहता था। अपने जीवन के 80 से अधिक सालों में जब वह दूसरी जगह जाता था तो घर के सामने दो बड़े पहाड़ होने के कारण रास्ता बाधित होने से उसे एक बड़ा चक्कर लगाना पड़ता था। एक दिन उसने अपने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाकर अपना यह इरादा बताया। मैं तुम लोगों के साथ मिलकर सामने खड़े इन दो पहाड़ों को हटाना चाहता हूँ, फिर चाहे इस काम में पूरी जिंदगी क्यों ना लग जाए। तुम लोग क्या सोचते हो? परिवार के सभी सदस्य यूकोंग के सुझाव पर सहमत हुए, पर यूकोंग की पत्नी ने यह समस्या पेश की। हम सभी मिलकर एक छोटे से पहाड़ को हटाने में भी अक्षम हैं, फिर इन दोनों विशाल पहाड़ों को भला कैसे हटा पाएंगे? मुश्किल और भी है कि इस काम से निकलने वाले पत्थर और मिट्टी को कहाँ डाला जाएगा। इस सवाल पर बहस होने के बाद यह तय किया गया कि पत्थर और मिट्टी को पूर्व के समुद्री किनारे पर छोड़ा जाएगा। दूसरे ही दिन यूकोंग के निर्देशन में परिवार के सभी बेटों और पोतों ने पहाड़ को हटाने का काम शुरू कर दिया। पहाड़ हटाने की गति तेज नहीं थी, किंतु वे अपने लक्ष्य पर डटे रहे। केवल जरूरी काम के लिए ही वे घर वापस जाते थे। चीसो नाम के एक बूढ़े व्यक्ति ने जब यूकोंग की यह कहानी सुनी तो उसने विशेष रूप से वहां जाकर उसे समझाया। आप लोग बड़े बेवकूफ हैं। आपकी क्या उम्र हो गई और आपके परिवार की क्या शक्ति है जो इन दोनों बड़े बड़े पहाड़ों को हटा सकते हैं? यूकोंग ने जवाब में कहा, आप सच में बेवकूफ हैं। आप समझने की कोशिश करें। मेरी मृत्यु के बाद मेरे पुत्र यही काम जारी रखेंगे। पुत्रों की मृत्यु के बाद पोते होंगे, पोतों के भी अपने पुत्र होंगे। इस तरह हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आएगी, कभी खत्म नहीं हो सकेगी। जबकि ये पहाड़ और ऊंचा नहीं हो सकता, क्या इन्हें समतल नहीं बनाया जा सकता? यूकोंग की आद्यमय भावना से वहाँ के गिरी देवता बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने स्वर्ग के राजा को इसकी खबर की। स्वर्ग के राजा भी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने दो बाहुबली देवताओं को उन दो पहाड़ों को उठा लाने का आदेश दिया। तब से यूकोंग के घर के सामने खड़े दो पहाड़ हट गए और बाहर जाने का रास्ता खुल गया। यूकोंग की कहानी चीन में बहुत लोकप्रिय है। वह लोगों को बताती है कि कोई भी मुश्किल काम पूरा किया जा सकता है, बशर्ते कि हम उसे पूरा करने का पक्का संकल्प कर लें। तो दोस्तों, आज की चीनी कहानी कार्यक्रम का यह अंक यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही रोमांचक कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रखिए अपना ध्यान और दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं, मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है।
दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि वानर को जब इस असलियत का पता चलता है कि वह बुजुर्ग व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि महान श्वेत शुक्र नक्षत्र ही है, तो उसे बड़ी शांति मिलती है। उसने यह सारी जानकारी सांसां को दी और खुद पहाड़ पर बाकी की जानकारी लेने जा पहुंचा। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। दैत्य की चोटी से कूदकर वह एक पेड़ की चोटी पर जा पहुंचा। छोटे दानव ने उसको कई कदम आगे जाने दिया, फिर चक्राकार घूमकर एक दूसरे छोटे दानव का रूप धर लिया। वह भी असली छोटे दानव की ही तरह घंटी और मंजीरा बजा रहा था और अपने कंधे में एक झंडा लटकाए हुए था। उसकी वेशभूषा भी हूबहू वैसी ही थी। अंतर केवल यह था कि वह उससे 3-4 उंगली लंबा था। वह भी असली बाल दानव की ही तरह कुछ बड़बड़ा रहा था। पास जाकर वह जोर से बोला, क्यों भाई, इतनी तेजी से क्यों जा रहे हो? मुझे भी साथ ले लो। छोटे दानव ने पीछे मुड़कर पूछा, कहाँ से आए हो तुम? वानर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम भी कमाल के आदमी हो, अपने ही आदमी को नहीं पहचानते? बाल दानव बोला, तुम हमारे आदमी नहीं हो। वानर ने सवाल किया, क्या कहा? जरा गौर से देखो और पहचानने की कोशिश करो। बाल दानव ने कहा, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। वानर बोला, तुम्हारा मुझे ना पहचानना कोई अचंभे की बात नहीं है। मैं दरअसल रसोई घर में काम करता हूँ। हम दोनों एक दूसरे को शायद ही मिले हों। बाल दानव ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो दानव भाई रसोई घर में काम करते हैं, उनमें से किसी का चेहरा तुम्हारी तरह नुकीला नहीं है। वानर ने सोचा, लोग बदलते समय शायद मैंने अपना चेहरा जरूरत से ज्यादा नुकीला बना लिया है। इसलिए उसने अपने दोनों हाथों से चेहरे पर फेरते हुए कहा, कौन कहता है यह नुकीला है? निसंदेह अब उसका चेहरा नुकीला नहीं रह गया था। दानव ने कहा, लेकिन अभी अभी तो यह नुकीला था। तुमने केवल हाथ फेर कर उसका नुकीलापन कैसे खत्म कर दिया? तुम बड़े संदिग्ध व्यक्ति लगते हो। तुम्हारी असलियत के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। तुम हमारे आदमी तो लगते नहीं। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। बहुत संदिग्ध व्यक्ति मालूम होते हो तुम। हमारे सरदार अपना घर सख्त कायदे कानून के मुताबिक चलाते हैं। रसोई घर के कर्मचारी केवल रसोई घर में ही काम करते हैं और पर्वत पर तैनात गश्ती प्रहरी केवल पर्वत पर ही गश्त लगाते रहते हैं। तुम रसोईया और गश्ती प्रहरी दोनों कैसे हो सकते हो? वानर ने यह सब सुनकर चतुराई से जवाब दिया, एक ऐसी बात है जो तुम नहीं जानते। मुझे पदोन्नति देकर गश्ती प्रहरी बना दिया गया है, क्योंकि हमारे सरदार रसोई घर में मेरे काम से बेहद खुश हैं। बाल दानव ने कहा, अगर ऐसा है तो सुनो, हम गश्ती प्रहरी 40-40 की 10 टुकड़ियों में बटे हुए हैं। इस तरह हमारी कुल संख्या 400 है। हम सबकी पहचान हमारी उम्र, चेहरे, मोहरे, नाम और हुलिये के मुताबिक की जाती है। चूंकि हमारे सरदार संगठन को साफ सुथरा और बातों को चुस्त दुरुस्त रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हम सबको पहचान पत्र दिए हुए हैं। क्या तुम्हारे पास पहचान पत्र है? अब क्या था, वानर जो कि दानव की वेशभूषा देख चुका था और उसकी सारी बातें सुन चुका था, हूबहू उसके जैसा तो बन गया था, लेकिन उसने बाल दानव का पहचान पत्र नहीं देखा था, इसलिए वह उसके पास नहीं था। यह कहने के बदले कि उसके पास पहचान पत्र नहीं है, महान मनीषी ने दावा किया कि उसके पास भी पहचान पत्र है। वह बोला, बेशक मेरे पास भी है, लेकिन वह बिल्कुल नया है, जिसे अभी अभी जारी किया गया है। तुम पहले अपना पहचान पत्र तो दिखाओ। वानर की चाल समझे बिना बाल दानव ने अपने कपड़े उठाकर त्वचा से सटा सुनहरा पहचान पत्र दिखाया, जो रेशम की डोर से उसकी कमर पर बंधा हुआ था। वानर ने देखा, पहचान पत्र के पीछे की तरफ लिखा हुआ था, दानव दमनकारी, जबकि उसके सामने की तरफ हाथ से लिखा था, कनिष्ठ वायु भेदक। वानर ने सोचा, यह तो निश्चित हो गया है कि पर्वत पर तैनात सभी गश्ती प्रहरियों के नाम में वायु शब्द अंकित है। अपने कपड़े नीचे कर लो। वह दानव से बोला, और मेरे पास आ जाओ।
मैं तुम्हें अपना पहचान पत्र दिखाता हूँ। यह कहकर उसने पीछे मुड़कर एक हाथ से अपनी पूंछ की नोक से छोटा सा बाल उखाड़ लिया और उसे अपनी उंगलियों के बीच रगड़कर आदेश दिया, बदलो। और इस तरह उसने अपने लिए भी एक सुनहरा पहचान पत्र बदल लिया और उस पर हरे रंग की रेशम की डोरी लगी थी और हाथ से लिखा था, वरिष्ठ वायु भेदक। फिर वानर ने यह पहचान पत्र निकाल कर बाल दानव को दिखाया। यह देखकर बाल दानव अचंभे में पड़कर बोला, हम सब कनिष्ठ वायु भेदक कहलाते हैं, फिर तुम कैसे वरिष्ठ वायु भेदक कहा जाता है? हर मामले को उसकी चरम सीमा तक पहुंचाने की अपनी आदत और यथोचित शब्दों के चयन की अपनी प्रतिभा के कारण वानर ने कहा, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें तुम नहीं जानते। जब हमारे सरदारों ने रसोई घर में बेहतरीन काम करने के फलस्वरूप मेरी पदोन्नति की, तो उन्होंने मुझे गश्ती प्रहरी का नया पहचान पत्र दे दिया और तुम्हारी टुकड़ी के 40 प्रहरियों का मुखिया बना दिया। अब क्या था, यह सुनते ही दानव ने उसे बड़े आदर पूर्वक सलाम किया और बोला, महोदय, मैं आपको पहचान नहीं पाया क्योंकि आपकी नियुक्ति अभी अभी हुई है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दे। वानर ने उसके अभिवादन का जवाब देते हुए कहा, मैं तुमसे बिल्कुल खफा नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। मैं तुम लोगों के साथ अपनी पहली मुलाकात की खुशी मनाने के लिए तुमसे कुछ पैसे जमा करना चाहता हूँ। हर प्रहरी को 5 लियांग चांदी के सिक्के देने होंगे। बाल दानव ने कहा, कृपया धीरज से काम ले महोदय। जब मैं पर्वत के दक्षिणी छोर में अपनी टुकड़ी के बाकी लोगों के पास लौट जाऊंगा तो हम सब लोग पैसे जमा करके आपको दे देंगे। वानर बोला, अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। यह बोलकर वह भी दानव के साथ चलने लगा। 1-2 कोस चलने के बाद लेखन को ऊंची शिखर दिखाई देने लगा। यह शिखर लेखन को ऊंची शिखर इसलिए कहलाता था क्योंकि इस पर्वत शिखर पर कोई 40-50 हाथ ऊंची एक चट्टान खड़ी थी जो एक लेखन को ऊंची जैसी दिखाई देती थी। उस पर चढ़कर वानर ने अपनी पूंछ उठाई और चट्टान पर चढ़कर जोर से पुकारा, सब लोग यहाँ आ जाओ। सभी युवा वायु भेदक उसके पास पहुंच गए और झुककर प्रणाम करते हुए बोले, महोदय, हम सब आपकी सेवा में हाजिर हो गए हैं। वानर ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि हमारे सरदारों ने मुझे क्यों नियुक्त किया है? उन्होंने जवाब दिया, जी नहीं। वानर ने आगे कहा, सरदार थांग महाभिक्षु को खा जाना चाहते हैं, लेकिन वे नवदीक्षित सुन की अद्भुत तिलिस्मी शक्तियों के कारण चिंतित हैं। उन्होंने सुना है कि वह नए नए रूप बदल सकता है और उन्हें चिंता है कि वह कहीं एक कनिष्ठ वायु भेदक का रूप न धर ले और इस रास्ते पर आकर यह पता न लगा ले कि यहाँ क्या हो रहा है। यही वजह है कि उन्होंने मुझे वरिष्ठ वायु भेदक बनाकर यहाँ भेजा है, ताकि मैं तुम लोगों की जांच कर सकूं और यह पता लगा सकूं कि तुम्हारे बीच कोई वायु भेदक तो नहीं है जो हमारी सारी खबर उन तक पहुंचा रहा हो। छोटे वायु भेदकों ने तुरंत जवाब दिया, हम लोग असली लोग हैं, असली वायु भेदक है महोदय। वानर ने पूछा, अगर तुम सभी असली वायु भेदक हो तो क्या तुम बता सकते हो कि हमारे वरिष्ठ नरेश के पास कौन कौन सी शक्तियों का खजाना है? कनिष्ठ वायु भेदक ने जवाब दिया, जी हाँ। वानर ने कहा, अगर बता सकते हो तो फौरन बताओ। अगर तुम्हारा बयान मेरी जानकारी से मेल खा गया तो मैं समझूंगा कि तुम सचमुच असली वायु भेदक हो, लेकिन अगर वह गलत निकला तो यह साबित हो जाएगा कि तुम छद्म वेशधारी हो और मैं तुम्हें सजा दिलाने के लिए महाराज के पास ले जाऊंगा। वानर ऊंचे आसन पर बैठकर अपनी बुद्धिमता और चतुराई बघारता हुआ चीखता चिल्लाता जा रहा था। बाल दानवों के सामने उसे सच्चाई बताने के सिवाय और कोई चारा नहीं रह गया था। छोटे वायु भेदक ने जवाब दिया, हमारे वरिष्ठ नरेश के पास व्यापक तिलिस्मी योग्यता और असीमित शक्तियों का खजाना है। एक बार तो वे एक ही ग्रास में 1 लाख दैवी योद्धाओं को निकलने जा रहे थे। यह सुनकर वानर बरस पड़ा।
तुम जरूर छद्म वेशधारी हो। बाल दानव डर कर बोला, माननीय महोदय, मैं असली प्रहरी हूँ। आप मुझे छद्म वेशधारी कैसे कह सकते हैं? वानर ने पूछा। तो तुम असली हो तो कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो? वरिष्ठ नरेश चाहे कितने ही बड़े क्यों न हो, वो एक ही बार में 1 लाख दैवी सैनिकों को कैसे निगल सकते हैं? बाल दानव ने जवाब दिया, यह एक ऐसी बात है महोदय जिसकी जानकारी आपको नहीं है। हमारे वरिष्ठ नरेश तरह तरह के रूप धर सकते हैं। वे अपनी लंबाई को इतना बढ़ा सकते हैं कि आसमान को छू ले और उसे इतना घटा सकते हैं कि पत्ता गोभी के बीज के बराबर बन जाए। उस साल राजमाता ने सभी अमर्त्यों को आड़ू भोज के लिए बुलाया था, पर हमारे नरेश को आमंत्रित नहीं किया, इसलिए उन्होंने देवलोक से युद्ध छेड़ दिया। जेड सम्राट ने 1 लाख दैवी सैनिक भेजकर हमारे वरिष्ठ राजा को वश में करने की कोशिश की, पर उन्होंने अपने शरीर को तिलिस्मी आकार दे डाला और अपना मुंह खोल लिया, जो किसी नगर के दरवाजे के समान बड़ा था। वे अपने मुंह से शत्रु सैनिक को निगलने की तैयारी करने लगे, जिससे दैवी सैनिक इतने डर गए कि मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए और उन्होंने देवलोक का दक्षिणी दरवाजा बंद कर दिया। इस तरह हमारे नरेश एक ही बार में 1 लाख दैवी सैनिकों को निगलने जा रहे थे। इतना सब सुनकर वानर मन ही मन मुस्कुराने लगा और सोचने लगा, सच तो यह है कि मैं भी ऐसा ही कर चुका हूँ। उसने फिर पूछा, हमारे दूसरे नरेश के पास कौन सी शक्तियों का खजाना है? दूसरे नरेश तीसरे हाथ लंबे हैं। उनकी भौहें रेशम कीटों के समान, आंखें अमर पक्षी के समान, आवाज सुंदरी के समान, दांत भंगी के समान और नाक ड्रैगन के समान है। जब वे युद्ध करने लगते हैं तो उन्हें नाक सिकोड़नी पड़ती है, जिससे कांसे या लोहे के कवच वाले शत्रु भी डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं। वानर ने सोचा, जो प्रेत आत्मा लोग को अपनी नाक से हरा सकते हैं, उन्हें पकड़ना आसान होता है। फिर वानर ने पूछा, और हमारे तीसरे नरेश के पास कौन सी शक्तियों का खजाना है? छोटे वायु भेदक ने जवाब दिया, वे मृत्यु लोक के दैत्य नहीं हैं। उनका नाम 10 सहस्त्र योजन मेघ विहंग है। जब वे चलते हैं तो आंधियां उठने लगती हैं और लहरें उमड़ने लगती हैं। जब वे दक्षिण की ओर जाते हैं तो उत्तर में तहलका मच जाता है। एक ऐसा खजाना है जो उनके पास हमेशा रहता है। यह खजाना नर मादा युग्म श्वास कलश कहलाता है। अगर किसी को इस कलश में डाल दिया जाए तो वह 1.25 घंटे में ही पिघलकर तरल पदार्थ में बदल जाता है। इतना सुनकर वानर सोच में डूब गया और चिंतित हो उठा। उसने सोचा, मैं इन दैत्यों से डरने वाला व्यक्ति तो नहीं हूँ, फिर भी मुझे उसके कलश से जरूर सावधान रहना चाहिए। फिर वानर बोला, तीनों महाराजाओं के बारे में तुम्हारा विवरण बुरा नहीं है, वह मेरी जानकारी से पूरी तरह मेल खाता है, लेकिन उनमें आखिर कौन से नरेश महान थांग भिक्षु को खाना चाहते हैं? बाल वायु भेदक ने आश्चर्य से पूछा, क्या आप यह नहीं जानते महोदय? वानर ने चिल्ला कर कहा, यह कैसे हो सकता है? मुझे सरदारों ने हिदायत दी है कि यहाँ आकर मैं तुम लोगों से पूछताछ करूं, क्योंकि उन्हें चिंता है कि तुम्हारी सारी बातें विस्तार से नहीं जानते हो। बाल दानव ने बताया, हमारे वरिष्ठ नरेश और दूसरे नरेश लंबे समय से सिंह पर्वत की सिंह कंदरा में रह रहे हैं, लेकिन तीसरे नरेश यहाँ नहीं रहते। कुछ समय पहले तक वे यहाँ से पश्चिम की ओर 100 कोस दूर सिंह नामक एक देश की राजधानी में रहते थे। आज से 500 साल पहले उन्होंने उस देश के राजा को, उसके सभी सैनिक असैनिक अधिकारियों को और सभी नगरवासियों को, चाहे वे बूढ़े हों या जवान, नर हो या नारी, अपना भोजन बना लिया था और उस देश पर कब्जा कर लिया था। अब वहाँ केवल दैत्य रहते हैं। हमें ठीक ठाक पता नहीं है कि उन्होंने किस साल यह किया था, पर
जिस साल यह सुना था कि थांग दरबार में एक महाभिक्षु बौद्ध सूत्रों को लेने के लिए पश्चिम स्वर्ग जा रहा है, लोग कहते हैं यह महाभिक्षु एक श्रेष्ठ व्यक्ति है जो 10 जन्मों के दौरान अपने आचरण को शुद्ध कर चुका है और अगर कोई उसके मांस का एक भी टुकड़ा खाएगा तो वह चिरकाल तक जिंदा रहेगा और कभी बूढ़ा नहीं होगा। लेकिन तीसरे नरेश थांग महाभिक्षु के शिष्य नवदीक्षित सुन के बारे में बहुत चिंतित रहते हैं और उसे अत्यंत खतरनाक समझते हैं। इसलिए वे हमारे दोनों नरेशों के साथ भाईचारा निभाने के लिए आजकल यहाँ आए हुए हैं। इस समय ये तीनों एक साथ मिलकर थांग महाभिक्षु को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बानर ने गुस्सा होकर मन ही मन सोचा, धिक्कार है इन दिवाचारी राक्षसों पर। मैं महान थांग भिक्षु की रक्षा कर रहा हूँ जो सच्ची उपलब्धि के लिए कार्यरत है। ये राक्षस मेरे गुरु को खाने की साजिश रचने की जरूरत कैसे कर सकते हैं? क्रोध के आवेश में दांत पीसते हुए उसने अपना लौहदंड उठाकर ऊंची चट्टान से नीचे छलांग लगाई और उस बेचारे बाल दानव की खोपड़ी को चकनाचूर कर दिया। जब उसने देखा कि वह क्या कर बैठा तो उसे बहुत अफसोस हुआ। उसने सोचा, हे भगवान, ये मैंने क्या कर डाला? यह बेचारा तो एक भला व्यक्ति था, इसने मुझे पूरे घर का भेद बता दिया था, फिर भी मैंने अचानक इसे इस तरह क्यों मार डाला? पर जो होना था हो गया, पछताने से कोई फायदा नहीं। महान मनीषी को मजबूरन यह सब करना पड़ा था क्योंकि उसके गुरुदेव का रास्ता राक्षसों के कारण रुक गया था। उसने बाल दानव का पहचान पत्र उसकी कमर से निकाल कर अपनी कमर पर बांध दिया। आदेशानुसार का झंडा अपने कंधे पर लटका लिया, घंटी अपनी कमर में लटका ली और मंजीरा अपने हाथ में ले लिया। फिर उसने हवा में हाथ से जादुई संकेत दिया, एक मंत्र पढ़ा, अपने शरीर को झकझोरा, हूबहू छोटे वायु भेदक का रूप धर लिया और जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते लौटकर वह सीधा तीनों दानवों की गुफा को खोजने में लग गया। सुघड़ सलोना वानर राज, बदल सकता था रूप सहस्त्र। सुघड़ सलोना वानर राज, बदल सकता था रूप सहस्त्र और तिलिस्मी शक्ति से अपनी बदल सकता था वेश सहस्त्र और तिलिस्मी शक्ति से अपनी बदल सकता था वेश सहस्त्र, बदल सकता था वेश सहस्त्र। 你挑着担，我牵着马，迎来日出，送走晚霞，踏平坎坷，成大道。 अब आप सुन रहे हैं चीन में लोकप्रिय टीवी धारावाहिक पश्चिम की तीर्थ यात्रा का मुख्य गीत। तुम्हारे कंधे पर है पोटली, मेरे हाथों में घोड़े की लगाम। आगे चलते हैं हम पश्चिम की ओर, सूर्यास्त से सूर्योदय तक रास्ते में मुकाबला करते हैं दैत्यों और दानवों के साथ। फिर आगे चलते हैं हम पश्चिम की ओर। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।母语学汉语，每日汉语。 मातृभाषा में चीनी सीखें रोजमर्रा की चीनी भाषा। 用你的母语学汉语，每日汉语。ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोता दोस्तों को शादांगा प्यार का नमस्कार। श्रोता दोस्तों को राकेश वत्स का भी नमस्कार।
पिछले पाठ में हमने स्वास्थ्य व कसरत के बारे में कुछ वाक्य सीखे थे। अब आज के पाठ के मुख्य वाक्य। 比赛开始了， प्रतियोगिता शुरू हो गई। 他打得真好， वो सचमुच बहुत अच्छी तरह खेलता है। 谁和谁比？ कौन बनाम कौन? 好球！ अच्छा शॉट। 你希望谁赢？ आपको किसके जीतने की आशा है? बास्केटबॉल व्यायामशाला के बाहर 2 घंटों के इंतजार के बाद प्रतियोगिता अंत में शुरू हो ही गई। शाओथांग जी, इसे चीनी में कैसे कहा जाएगा? इसे चीनी में इस तरह कहा जाएगा। 比赛开始了， 比赛开始了， 比赛 यानी कि प्रतियोगिता, 比赛 开始 शुरू होना, 开始 ल यहाँ एक सहायक शब्द है। 了， 比赛开始了，比赛开始了， प्रतियोगिता शुरू हो गई। आइए सुने आज के पाठ की पहली बातचीत। 比赛开始了，你快来看呀！谁和谁比？中国对韩国。 मैं उनका फैन हूँ। वो सचमुच बहुत अच्छी तरह से खेलता है। लेकिन इस वाक्य को चीनी में कैसे कहें? आप कह सकते हैं 他打得真好， 他打得真好， 他वो 他 打 खेलना, 打 द यहाँ एक सहायक शब्द है। क्रिया के बाद प्रयोग किया जाता है। 的 真 सचमुच, 真 好 अच्छी तरह से, 好， 他打得真好， 他打得真好。वो सचमुच बहुत अच्छी तरह से खेलता है। आइए सुने आज के पाठ की दूसरी बातचीत। 他打得真好，他是最棒的。我看一般，我更喜欢11号球员。 प्रतियोगिता बहुत तेज है। अच्छा, कौन बनाम कौन? 谁和谁比？ 谁和谁比？ 谁 यहाँ की कौन? मौखिक चीनी में 谁 भी बोला जा सकता है। 谁 和 यानी कि और, 和 谁 कौन, 谁 比 बनाम, 比？ 谁和谁比 कौन बनाम कौन। 谁和谁比？小张जी, अच्छा शॉट। इसे चीनी में कैसे कहें? आप कह सकते हैं 好球， हाओ छो, 好 अच्छा, 好 球का मतलब है बम, यहाँ इसका मतलब है शोध। 球，好球，好球，अच्छा शॉट। आइए सुने आज के पाठ की तीसरी बातचीत। 好球，你希望谁赢？当然是中国队了。中国队总是被韩国队打败。 राकेश जी, आपको किसके जीतने की आशा है को आप चीनी में इस तरह कह सकते हैं। 你希望谁赢？你希望谁赢？你 आप 你希望 आशा 希望谁 कौन 谁赢 जीत। 赢？你希望谁赢 आपको किसके जीतने की आशा है। 你希望谁赢？ आज की सारी बातचीत सुनने से पहले हम जल्दी से आज के मुख्य वाक्य दोहरा लें। ठीक है। 比赛开始了，比赛开始了，प्रतियोगिता शुरू हो गई। 比赛 प्रतियोगिता 比赛开始了 शुरू होना, 开始了，比赛开始了 प्रतियोगिता शुरू हो गई। 比赛开始了， 他打得真好，वो सचमुच बहुत अच्छी तरह से खेलता है। 他打得真好，真好 सचमुच अच्छी तरह से। 真好。谁和谁比 कौन बनाम कौन, 谁和谁比？谁和谁 कौन और कौन, 谁和谁比 बनाम, 比？谁和谁比 कौन बनाम कौन। 谁和谁比？好球，好球，अच्छा शॉट। आपको किसके जीतने की आशा है। 你希望谁赢？你希望谁赢？希望 आशा 希望谁赢 किसका जीतना। 谁赢？你希望谁赢 आपको किसके जीतने की आशा है।你希望谁赢？
अच्छा, अब हम आज के बाद की सारी बातचीत सुने। बातचीत 1，比赛开始了，你快来看呀！谁和谁比？中国对韩国， बातचीत 2，他打得真好，他是最棒的。我看一般，我更喜欢11号球员。 बातचीत 3，好球，你希望谁赢？当然是中国队了。中国队总是被韩国队打败。 अच्छा तो श्रोता दोस्तों, आज का पाठ यहीं तक। अब शायद और राकेश को आज्ञा दें, फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार। CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों की मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।